नमस्कार साथियों, मैं भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ और मैं अभी एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का अध्ययन कर रहा था। जैसा कि हमारे पीपीएससी के चेयरमैन सर ने कहा है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी हमारे इस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहा था, तो सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो इस सिलसिले में मैं अपनी बातों को संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा और जो इस पुस्तक में जो भी तथ्य हैं, मैं उसी के इर्द गिर्द और संक्षिप्त में इससे जो संबंधित मुख्य बातें हैं, इस चैप्टर से संबंधित, उसको आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। आपसे आशा है, निवेदन है, प्रार्थना है कि एक छोटा सा प्रयास है, इसे आप अपना समर्थन दें, आप इसे देखें और निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। तो ये सवाल है कि एक लड़की रसीदा है जो अखबार पढ़ रही है और अखबार के एक सुर्खी पर उसका ध्यान पड़ता है कि 100 साल पहले कोई घटना हुई। वो सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ। तो अब यही बात है कि ये सोच रही है कि कैसे पता लगाया जाए कि 100 साल पहले क्या हुआ। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि देखते हैं कि कोई घटना जो आजकल क्या हुआ, उसके लिए हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, आजकल मोबाइल या अखबार के माध्यम से भी इस चीज़ों की जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही पिछले साल क्या हुआ, इसके लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति जो कि उस समय मौजूद हो, उसके स्मृति में वो चीज़ हो, उससे भी जानने का प्रयास करते हैं और उस घटना को जान लेते हैं। अब सवाल है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो दोस्तों, यही जैसा कि हम जानते हैं कि हम इतिहास के बारे में, उस तत्कालीन समाज में विभिन्न प्रकार के लोग किस प्रकार के कार्य करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ जो अगला टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण लाइन है कि लोग कहाँ रहते थे, तो इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ हम लोगों को जानना चाहिए, वो ये है कि भारत में, और कहा जाए भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। तो दोस्तों, यहाँ जो महत्वपूर्ण एक शब्द हमें मिला है, संग्राहक। संग्राहक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि संग्राहक कौन होते हैं। जो आदि मानव थे, प्रारंभिक मानव थे, वो तो हर चीज़ से परिचित थे नहीं। कौन सी चीज़ खाने योग्य है, कौन सी चीज़ खाने योग्य नहीं है, तो इस तरह से वो चीज़ों को चुनते थे, गैदरिंग करते थे। इसलिए वो गैदरर्स कहलाए, संग्राहक कहलाए। वो चीज़ों को जानते थे कि ये खाने योग्य है तो ठीक है, इसका संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे। तो भारत में ऐसा, भारतीय उपमहाद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभिक मानव का इतिहास मिलता है, जो संग्राहक थे, आखेटक अर्थात शिकारी थे, आखेट भी करते थे और इस तरह से वो लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। इसी सिलसिले में दोस्त, जब आगे बढ़ते हैं, इस एनसीईआरटी के पुस्तक को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप का मैप, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का मैप इसी चैप्टर में दिया हुआ है। और जब हम ऊपरी हिस्से में जाते हैं और लेफ्ट साइड से देखते हैं तो किरथर, सुलेमान, काबुल नदी के आसपास हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है, इस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व मनुष्य के, स्त्री और पुरुष के द्वारा गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किए जाने का प्रमाण मिल रहा है।
यानी भारतीय उपमहाद्वीप में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाने का जो प्रारंभ किया गया, इसका प्रमाण मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त वो फसल के साथ साथ वो पशुपालक भी थे, अर्थात अब वो लोग फार्मिंग करने लगे, यानी फसल को उपजाने लगे और पशुपालन भी करने लगे। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों के उपजाने का प्रमाण है। अब बात करते हैं कि भारतीय मैप को देखने पर जब हम देखेंगे तो भारतीय जो मैप है, उपमहाद्वीप है, उसका जो मैप है तो बीचों बीच हम देखते हैं तो विंध्यन पहाड़ी नज़र आती है। उस विंध्यन पहाड़ी के उत्तरी हिस्से में, यानी ऊपरी हिस्से में, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा उत्तर है जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब ऊपर वाला हिस्सा है तो विंध्यन पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में जब बढ़ते हैं यानी उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर चावल के उपजाए जाने का प्रमाण मिला है। तो आप लोगों ने सिंधु घाटी में पढ़ा भी होगा मेरे दोस्तों भाइयों कि ये जो चावल का जो प्रमाण मिलता है कोल्डिहवा, जो वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट पाया जाता है, जो वर्तमान में प्रयागराज भी हो गया है, तो वहाँ पर चावल के उगाए जाने का प्रमाण मिला है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले तथ्य की बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, आप इससे परिचित होंगे कि जब छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में आकर मिलती हैं तो वो छोटी नदियाँ जिस बड़ी नदी में मिलती है उसकी सहायक नदियाँ कही जाती है। यानी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में मिलती है वो सहायक नदियाँ होती है उस बड़ी नदी की। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदी के घाटियों में आरंभिक नगर फले फूले। इससे हम सब परिचित हैं, हमने पहले भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है और आप सब निश्चित रूप से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप सब वेल एजुकेटेड और उसमें बहुत सारे शिक्षक भी होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन के एस्पिरेंट भी होंगे और सब के सब अपनी अपनी पढ़ाई में अपने अपने हिसाब से लगे होंगे। तो हम सभी जानते हैं कि आज से 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब गंगा की बात करें, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। अगर नगरों की विकास की भारत में बात की जाए, भारतीय उपमहाद्वीप में बात की जाए तो सबसे पहले 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ और गंगा उसकी सहायक नदियों तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट है जिसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं और अपने मस्तिष्क में, अपनी मेमोरी में उसको रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, इससे हम सब परिचित हैं भाइयों। हम सब बिहार से अधिकांश, हम में से अधिकांश लोग बिहार से ही बिलोंग करते हैं, बिहार के निवासी हैं। तो वर्तमान में गंगा के दक्षिण का जो हिस्सा है और गंगा और सोन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम मगध है। इससे हम सब परिचित है, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इस बात से हम सब भली भांति परिचित है कि मगध एक विशाल साम्राज्य था। यहाँ बहुत ही शक्तिशाली राजवंश हुए, इनके शक्तिशाली राजा हुए और इस तरह की भारत में कई, जैसे जनपद और महाजनपद काल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि कई हिस्सों में अलग अलग जनपद और महाजनपद में एक से एक बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा हुए और उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को हमेशा आगे बढ़ाया और गति दी। अब अगला जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि प्राचीन काल में भी उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोग यात्रा करते थे। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी।
इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि प्राचीन काल में लोग काफ़ी जोखिम उठाकर भी यात्रा करते थे। सेनाएं युद्ध के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे, धार्मिक गुरु धर्म के प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इस तरह से यात्राएं होती थी। उपमहाद्वीप के यानी भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोग आसानी से अपनी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, सेनाएं युद्ध करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। और इसका लाभ यह हुआ, अब जो हमें इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे संबंधित, यात्राओं से क्या हुआ कि एक दूसरे के विचारों को समझे, इससे उनको लाभ हुआ। एक दूसरे को जानने से उनकी संस्कृति समृद्ध हुई, एक दूसरे के रहन सहन से, खान पान से, संस्कृति से वो लोग परिचित हुए। इससे इन सब का जो सांस्कृतिक जो समृद्धि का दौर आया, यानी एक संस्कृति में कई संस्कृति का समावेश हुआ और वो संस्कृति और समृद्ध हुई। अब जो अगला टॉपिक है, अगली जो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो साथियों जब हम देखते हैं कि आज की बात करते हैं, जब भारत के मैप को देखते हैं उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप को देखें तो बिल्कुल देखा जाए कि प्राकृतिक सीमाएं उसका जो है ना, ऐसे इस तरह से उनकी प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण हुआ है जैसे लगता है कि ईश्वर ने ही उसको इस तरह से बनाया हो। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशते, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि यात्राएं से न सिर्फ एक दूसरे को लोग समझे जाने, बल्कि सांस्कृतिक जो परंपरा थी उसको समृद्ध होने का मौका मिला। वो समृद्ध हुए, एक दूसरे को जानकर उसके भोजन से, उसके वस्त्र से और भिन्न भिन्न चीज़ों से, भाषा से परिचित हुए और इस तरह से सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ उपमहाद्वीप के ही लोग नहीं थे, बल्कि बाद में इस उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग, जैसे हम देखते हैं कि मध्यकाल में यूरोपियनों का भी समुद्री मार्गों का खोज हो गया और यूरोपियन भी भारत में आने लगे। और इस तरह से जो इससे पहले भी प्राचीन काल में भी और जो यूनानियों का, ईरानियों का, इन सभी का जो है ना भारत के साथ जो है ना आना जाना हुआ और उनकी संस्कृति को एक दूसरे को जानने का जो है ना अवसर मिला और इससे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध होने में मदद मिला। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस चैप्टर में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, देश के नाम। हम जिस भारत देश में रहते हैं इसके नाम के संबंध में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इसी जो पुस्तक में दिया गया है इसी पर चर्चा करेंगे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान के बारे में हम लोग देख सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति जो लगभग आज से 3500 वर्ष पुरानी है, ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो जैसा कि सब दोस्तों हम सभी को पता है कि इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आ रही है कि इंडिया शब्द का प्रयोग, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति इंडस से हुई है और इंडिया शब्द जो पहली बार जो प्रयोग किया गया वो ईरानियों और यूनानियों के द्वारा किया गया।
यानी ईरानियों ने ही इसको, यूनानियों ने ही इंडिया को इंडिया कहा, भारत को यानी सिंधु नदी के इंडस रिवर के ईस्ट वाले हिस्से को इंडिया कहा। और भारत जो बाद में भारत है उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलती है, जो ऋग्वेद में एक उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए इसका यूज किया जाता था भारत का, जो कि बाद में इसका उपयोग एक देश के लिए होने लगा, अपने देश भारत के लिए होने लगा। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों के द्वारा किया गया, भारत ऋग्वेद में उल्लेख है, और उत्तर पश्चिम में, देश के इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका बाद में प्रयोग इस देश के लिए होने लगा। अब दोस्तों अगला टॉपिक, अतीत के बारे में कैसे जानें। अब अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्त, जो पुस्तकें, जो चीज़ हाथ से लिखी गई है उसे पांडुलिपि कहा गया है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। यह शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले वुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब ये जो पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी जाती थी प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में आज की तरह तो कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं था और कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, तो हाथ से ही लिखाया जाता था। हाथ से लिखे होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता था। और ये पांडुलिपि किन चीज़ों पर लिखा जाता था? ये पांडुलिपि तारपत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में एक वुर्ज नामक पेड़ होता था, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था और उसी पर लिखा जाता था। तो इन्हीं चीज़ों पर यानी तारपत्रों पर अथवा वुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे गए जो तथ्य थे, जो हाथ से लिखी गई चीज थी, उसी को पांडुलिपि कहा गया। आप इस प्रकार की पांडुलिपि यहाँ इस जो चित्र है, जो तस्वीर है, इसमें देख सकते हैं किसी तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। और इसके बारे में आप जो है ना पुस्तक में विस्तृत रूप से चर्चा देख भी सकते हैं और इन पर अपना मत भी प्रकट कर सकते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। दोस्तों पांडुलिपियों स्वाभाविक है कि जो भोजपत्रों पर लिखा गया है, जो तारपत्रों पर लिखा गया, उतने कालखंडों में, विशाल कालखंडों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे को कीड़ों ने खा लिया, लेकिन आज भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ उपलब्ध है जिसे सुरक्षित रखा गया है। वो आज भी मिलता है। और ये मिलता कहाँ है? मंदिरों और विहारों में। मंदिरों, जो हिंदू धर्म का जो तीर्थ जो पूज्य स्थल है, और विहार आप परिचित होंगे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो विहार होती थी। इन चीज़ों में आज भी प्राचीन काल की पांडुलिपियाँ बहुत हद तक सुरक्षित है। इन पुस्तकों में आप स्वाभाविक है कि उस समय जो लिखे गए धार्मिक मान्यताएं, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान भी बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन उस समय भी औषधियों और विज्ञान की भी चर्चा उनमें मिली है और मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे महाकाव्य आज भी है। बहुत संस्कृत में लिखे गए हैं, कुछ प्राकृत में भी है, तमिल में भी है। और प्राकृत भाषा जो थी वो सामान्य लोग प्रयोग करते थे, आम आदमी प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अब दोस्त अगला जो पांडुलिपि के बाद जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अगला महत्वपूर्ण जो शब्द आ रहा है हमारे बीच, अभिलेख। तो अभिलेख जिसको इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है? पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर जो उत्कीर्ण किए जाते हैं, उस पर तो लिख नहीं सकते, तो उसको उत्कीर्ण किया जाता है, यानी उस पर विशेष पद्धति से लिखवाने का कार्य किया जाता है, जिसको उत्कीर्ण करना कहा जाता है। यानी पत्थरों पर और अपेक्षाकृत धातुओं पर जो कि कठोर होते हैं, उनकी सतहों पर लिखे जो मिलते हैं, उन्हें हम लोग अभिलेख कहते हैं। यानी रिटेन अकाउंट्स रिटेन ऑन द स्टोन्स एंड द मेटल्स। धातुओं और
पत्थरों पर जो उत्कीर्ण करवाए गए, जो हार्ड कठोर चीज़ों पर, ताकि वो खराब ना हो। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा इनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। मूल रूप से तो ये उत्कीर्ण अभिलेखों का काम तो काफ़ी खर्चीला, उस जमाने में भी उसमें बहुत संसाधन लगते होंगे, पत्थरों पर या फिर धातु जैसी चीज़ों पर। तो सामान्य लोग बहुत कम मात्रा में इनका उपयोग करते थे, लेकिन करते थे। लेकिन अधिकांशतः राजा अपने विजयों का उल्लेख करवाते थे और अपने इनसे संबंधित अपने उपदेश, जो भी उनसे जनता को भी कुछ अपने प्रजा को भी कोई उपदेश देना चाहते थे, कुछ आदेश देना चाहते थे, तो ये अभिलेख खुदवाते थे, अभिलेख का निर्माण करवाते थे। इस तरह की आप देख सकते हैं कि यहाँ बगल में दिया हुआ आपके सामने तस्वीर में एक नीचे कि लगभग ये 2250 वर्ष पुराना है, जो अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। और इसमें अभिलेख में अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। अब ये एक डिफिनेशन हमारे पास है, ये लिपि क्या होता है? अक्षरों एवं संकेतों के माध्यम से हम कुछ लिखते हैं, और उसी अक्षरों और संकेतों को लिपियां कहा जाता है। तो इस जो लिपि का प्रयोग हुआ है उसमें उनमें यूनानी तथा अरामेइक नामक लिपियों का प्रयोग किया गया है। यानी अफगानिस्तान के कंधार में जो अशोक का अभिलेख मिलता है वो लगभग 2250 वर्ष पुराना है, और इसमें अरामाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य इससे हम जान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाला होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात दोस्त कि पुरातत्वविद, अब क्या होता है, जो अवशेष है, प्राचीन काल में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसका हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है लिखित रूप से, तो अब हम पढ़ते हैं। जैसे इसी अध्याय के बारे में हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, इनका उस समय जिन्होंने ये लिखा होगा, इतिहास में इन चीज़ों को रखा होगा, वो व्यक्ति उस समय प्रकट नहीं होंगे, या ये सारी बातें उनको यूं ही कहीं नहीं मिला होगा, ये सारी घटनाएं यूं ही कहीं लिखा हुआ नहीं मिला होगा, और यूं ही उसको किसी ने बताया नहीं होगा। तो कैसे हम जानते हैं? इन तमाम चीज़ों को, जो चीज़ उस समय प्रयोग किए गए, तो प्रयोग में लाई गई चीज़ें, जो अवशेष हैं, जिसको मिट्टी के अंदर से खोद कर निकालते हैं, और जो मिट्टी के अंदर से खोद कर निकालते हैं इन चीज़ों को, वो व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी जो भी चीज़, जो मिट्टी के अंदर से प्राप्त होने वाला जो सामान जो प्राप्त होता है, जो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। यानी इससे हमें जानकारी मिलता है, और इन चीज़ों को खोद कर निकालने वाला, इन चीज़ों को चुनने वाला, और चुनकर एक दूसरे को जोड़कर और एक समग्र रूप में आपके सामने उस समाज का, उस समय का, उस घटना का चित्रण करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो पुरातत्वविद कहलाता है। यानी पुरातत्वविद इन चीज़ों को चुनता है और एक दूसरे से जोड़ता है, उसका अध्ययन करता है। इसमें अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, और भी आप देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इन सभी चीज़ों को, ये सभी चीज़ खुदाई से मिली है। यहाँ बगल में आप देखेंगे ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये देखिए, इस सिंधु घाटी सभ्यता में 4700 वर्ष पूर्व ऐसे
बर्तन का प्रयोग होता था। इसके दाएं देखेंगे, दाएं हिस्से में आप देखिए तो चांदी का सिक्का मिला है। 2500 वर्ष पूर्व ये ऐसे सिक्कों का प्रयोग होता था। तो ये सब चीज़ पुरातत्व यानी खुदाई से प्राप्त हुआ है, और जिन्होंने ऐसा प्राप्त किया है, खुदाई करके इन चीज़ों को निकाला है, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो आप लोग पुरातत्वविद कौन होते हैं इनसे परिचित हो गए होंगे। पुरातत्वविद बहुत सारी चीज़ों का था, जानवरों, मछलियों, यानी उस कालखंड में जो भी चीज़ें हैं उन सभी को ढूंढने का बहुत मतलब ध्यान देकर उसमें डूब जाते हैं, इन चीज़ों को खोजते हैं और इन चीज़ों से एक दूसरे का संबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी आयु ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इन तमाम चीज़ों को आपको एक समग्र रूप में आप तक पहुँचाने, इतिहास को क्योंकि इतिहास तो अतीत का अध्ययन है। कुछ ऐसे भी चीज़ों का आपके बीच रखा जा रहा है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अगर लिखित प्रमाण है भी तो उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, फिर भी इसको समग्र रूप में कहा जा रहा है। यानी ये काम कैसे हो रहा है? पुरातत्वविद अवशेष को खोजते हैं, फिर इन चीज़ों पर अध्ययन करते हैं, एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, फिर इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करते हैं। अब कहता है पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे उस समय। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब मैंने थोड़ा अगर गलती की तो आप उस क्षमा करेंगे। पुरातत्वविद चीज़ों को खोज कर निकालें और उन चीज़ों का जो अध्ययन किए वो इतिहासकार कहलाए। उन स्रोत का जो अध्ययन किए वो इतिहास। पुरातत्वविद चीज़ों को ढूंढते हैं, वो भी एक हद तक उसमें अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका जो विस्तृत अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार की श्रेणी में आते हैं। और जो चीज़ प्राप्त होते हैं अभिलेखों, पांडुलिपियों, ये सब चीज़ जो भी चीज़ हमें मिल रहा है, चाहे खुदाई से चाहे वैसे ही कहीं सुरक्षित, वो सब स्रोत कहलाते हैं। स्रोत प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पुरातत्वविद और इतिहासकार, और वो जासूस है जो चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं और इन चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं और फिर समग्र रूप से हमारे बीच इन्हें प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा और ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही है हमसे, मैं जान रहा हूँ, फिर भी बिना किसी संसाधन के ऐसे ही मैं भी अध्ययन कर रहा था, तो सोचा अपने दोस्तों से भी इन चीज़ों को शेयर करूँ, और यूं ही बिना किसी प्रिपरेशन के आपके बीच आया हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे। हम इसको सुसज्जित रूप में और बेहतर ढंग से आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मेरा प्रयास है उसे आप लोग अपना समर्थन दीजिए, प्रेम दीजिए। हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे SCERT और NCERT दोनों बुक को बेहतरीन ढंग से आपके बीच रखें, कुछ संसाधन का भी उपयोग करें। अभी तो एक छोटे से मोबाइल के माध्यम से आपके बीच यूं ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं और रख रहे हैं। आगे इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।